जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन नंबर ये 9 है। कितना, कौन सा प्रैक्टिस सेशन नंबर 9। इस प्रैक्टिस सेशन में कंटेंट प्लस पेडागोजी के प्रश्न होंगे, यानी कि 15 हिस्ट्री, 15 जियोग्राफी, 15 सिविक्स पॉलिटी और 15 आपका पेडागोजी। ठीक है, तो ये टोटल 60 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करेंगे और हमारा टारगेट है आपको 60 में से 60 अंक दिलाना। तो आपको 60 में से लास्ट में कितने अंक मिले हैं वो बताइएगा। इतनी प्रैक्टिस हम आपको सीटेट एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे कि आपको एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली। यानी कि जब एग्ज़ाम सेंटर में आप जाके एग्ज़ाम क्लासरूम में बैठेंगे तो आपको कोई लगेगा ही नहीं कि इसमें से कुछ टफ पूछा गया, क्योंकि हम हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। साथ ही हम आपको बता दें कि एसएसटी के साथ साथ अन्य सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट चैनल पर ऑलरेडी अपडेट हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड। ठीक है, तो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के 60 महत्वपूर्ण एसएसटी के प्रश्न। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेशन नंबर आपका 8 है, कौन सा, सॉरी 9th। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। यहाँ पर पहले भाग में हम आपको हिस्ट्री के 15 प्रश्न करवाएंगे। इसके साथ साथ इसमें नीचे हम लगातार अगला सेशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपकी वीडियो का, कह रहा है इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, क्या चाणक्य, मेगास्थनीज, सेकुलस या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चन का नीचे क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन 1 का ABCD जो भी आपको लग रहा हो वो नंबर के साथ आप नीचे टाइप करेंगे। ए का जैसे फर्स्ट का A, 2 का C, 3 का D, जो भी आपको लगे तो इस तरह से आप नीचे टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का ऑप्शन क्या जाएगा। पहले इंडिका के लेखक कौन है, तो यह मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो देखिए, जो अघन्या है, अघन्या का आप याद रखिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने वाला या न मारे जाने योग्य। ठीक है, इसमें इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो क्या ब्राह्मण के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर आपका पुरोहित के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका गाय के लिए। अघन्य का जो शब्द था वो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। गाय मारना उस समय पाप था और उसके लिए सजा भी निर्धारित थी। वेद कितने हैं आपके, टोटल 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, जिसमें से पुराना, सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। इसमें गंगा नदी शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया है, एक बार गंगा नदी का शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे नया कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद। जादू टोना किस में हो जाएगा, अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है, संगीत किस में हो जाएगा, सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था। तो कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर को पुनः लगा दिया था, यानी दोबारा किसने लगाया था। ठीक है, तो क्या अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी, औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ख़त्म किसने किया था, तो अकबर ने ख़त्म किया था इसको। ठीक है, लेकिन पुनः किसने लागू किया, तो औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया गया था। अब बताएं कि जजिया कर को स्टार्टिंग में किसने लगाया था, कमेंट करिए। ठीक है, आंसर जो इसका हो कमेंट करिएगा आप। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर के से नेतृत्व किसने किया था। तो क्या बेगम हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर सिंह या रानी लक्ष्मीबाई। तो इस सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होती है। मंगल पांडे इसका श्री गणेश करते हैं। यहाँ पर पूछा है जो दमन करना था तो उसके लिए नेतृत्व किया, मतलब जहाँ से विद्रोह भड़का हुआ था जिन जिन राज्यों में, तो वहाँ से किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। कानपुर से यहाँ पूछा गया है, कानपुर से कौन हो जाएगा, जल्दी टाइप करें क्वेश्चन का आंसर। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, नाना साहेब कानपुर से थे। ठीक है, बेगम हजरत महल कहाँ से थी, तो ये लखनऊ से थी। कहाँ से, लखनऊ से थी। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ थे, ये कुंवर सिंह आपका सुल्तानपुर, ये आपका सुल्तानपुर बिहार। कहाँ से, सुल्तानपुर बिहार से थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, तो ये झांसी से थी। कहाँ से, झांसी से। और यहीं से जहाँ से ये थे, यहाँ से तात्या टोपे भी थे। ठीक है, तात्या टोपे भी यहीं से थे, कानपुर से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर केशव चंद्र सेन ने? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा राम मोहन राय। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये। आत्मसभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहला किस यात्रा का वृत्तांत है? जो रेहला है ये किस यात्रा का वृत्तांत है? किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है, यानी कि किस यात्री ने इसे लिखा है? आपसे सीधा सटीक क्वेश्चन ये है। तो क्या मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल-बरूनी या फाहियान? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन इसका सही जा रहा है बी, इब्न बतूता ने जो है रेहला लिखे हैं। कौन? इब्न बतूता रेहला लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट जाएगा उससे, इब्न बतूता रेहला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? चालुक्य वंश ने, पाल्लो, राष्ट्रकूट या फिर चोल? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एलोरा मतलब राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? ठीक है, दीन इलाही धर्म जो था इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो ये का टोडरमल थे, मानसिंह थे, या फिर आपके बीरबल, या फिर तानसेन? तो सही जवाब क्या जाएगा इसमें? जो इन दीन इलाही धर्म था इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। कौन था? बीरबल था। ठीक है। और ये स्टार्ट किसने किया था? इस धर्म को स्टार्ट किसने किया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने स्टार्ट किया था, और बीरबल ने इकलौते हिंदू थे जिसने इसको स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का समझौता हुआ? तो गरम दल और नरम दल का समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? क्या सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917? तो सही जवाब यहाँ पर किसके साथ जाएगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। यहाँ पर दोनों ग्रुपों का समझौता हुआ था, नरम दल और गरम दल का। ठीक है। अब आप ये बताएं कि किस अधिवेशन में दोनों अलग हुए थे? किस अधिवेशन में अलग हुए थे? ठीक है। और नरम दल में कौन कौन नेता थे, गरम दल के कौन कौन से प्रमुख नेता थे? आप ये भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त इन जो आपके राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों में से कहाँ पर लागू? पंजाब में, बंगाल और बिहार में, मद्रास में, या फिर बॉम्बे में? तो अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट्स कहाँ पर लागू किया गया था? सही जवाब क्या जाएगा इसका? ऑप्शन बी यानी कि बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अच्छा ये बताइए, स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? उसका नाम नीचे कमेंट करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था? कनिष्क किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर सातवाहक वंश? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश का से कनिष्क, का से कुषाण। तो ये इस तरह से आप याद रखिएगा इसको। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो उसको आप सटीक तरीके से याद रख पाएंगे। किसी भी कैसे भी ऐड करके देखिए, याद करिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो महाबलीपुरम है यहाँ पर रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मन, राजा राम प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबली रथ मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930 में, 31 में, 32 में या फिर 42 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करें फटाफट। सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा अलाउद्दीन, जो अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो सही जवाब किसके साथ जाएगा यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन। तो इस तरह से आप याद रखेंगे इसको।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। और इसने ही क्या किया था, जो मार्केट का रेट था, ठीक है, मार्केट का रेट स्थायी करने वाला जो सुल्तान कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को ही, जो कि मंत्रियों के लिए यानी कि जो अब इनके क्या था, सैनिकों को स्थायी सैलरी यानी कि मार्केट को एक स्तर पर रखना अलाउद्दीन खिलजी का था। इस क्वेश्चन को हो सकता है आप समझ ना पाए हों, कई वीडियो में हमने इस चीज़ को बता रखा है, क्वेश्चन भी पूछा गया। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपके वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 18। तो एकदम आसान सा सवाल पूछा गया है, वेदों की संख्या 4 है। कौन सा? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक कौन सा वेद है? चारों वेद हैं ये, ठीक है। तो ये तीसरे वेद जो हमने एक छोड़ा उसका नाम आप बताएंगे। टोटल वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। नेक्स्ट यहाँ शुरू होता है आपका जियोग्राफी। कौन सा? जियोग्राफी का पोर्शन। जियोग्राफी के टोटल 15 प्रश्न लिए जाएंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है या किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, या फिर शुक्र को या बुध को? तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सही जवाब इसमें जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी को सूर्य सूर्य को भोर का तारा कहा जाता है। और इस ग्रह को और क्या कहा जाता है? तो इसको जो है पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या? पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है। मंगल क्या है? मंगल जो है सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला ग्रह है, सॉरी सबसे चमकीला नहीं, सबसे चमकीला तो यही है, शुक्र सबसे चमकीला है। ये सबसे लाल ग्रह है। मंगल क्या है? मंगल जो है सबसे लाल ग्रह है, ठीक है, सब टेम्परेचर इसका सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति कैसा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध इसमें कहाँ पर है? तो सूर्य के सबसे पास, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो बुध है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली किस राज्य में स्थित है? तो हमने कई बार आपसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको सब PYQ क्वेश्चंस रहते हैं, जिनकी आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। तो देखिए, जो आपकी सबसे पुरानी श्रृंखला पूछे तो आप अरावली बताएंगे। कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? अरावली है, ठीक है। अब यह स्थित कहाँ पर है जो है मुख्य रूप से? तो क्या पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, या आपका मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर 3 हैं, 3 में से मुख्य रूप से कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर? ये आपका राजस्थान पड़ जाएगा, ठीक है। मुख्य ये फैला यहाँ पर भी है, पंजाब में, राजस्थान में है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली यहाँ पर भी है, लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ पर पूछ लिया है तो मुख्य रूप से आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू किस प्रकार का ये पवन है? जो लू है वो किस प्रकार की पवन है? तो क्या अस्थायी पवन है, मौसमी पवन है, स्थानीय पवन है, या फिर आपका समुद्री समीर है? तो देखिए, जो लू है ये लू कैसी जो लू कैसी है? लू आपका सही जवाब जाएगा आपके किसके साथ? ये स्थानीय पवन के साथ। लू जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक गर्म हवा है, ठीक है। लू उत्तर भारत में बहने वाली एक गर्म हवा का नाम है, यानी कि स्थानीय पवन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? क्या नील नदी का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, या फिर मिसिसिपी का डेल्टा, या फिर अमेजन का डेल्टा है? तो सही जवाब किसके साथ जाएंगे आप? सही जवाब जाएगा ये सुंदरबन का डेल्टा। कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। अब आप ये बताएं कि डेल्टा ना बना करके एस्चुरी बनाने वाली नदी का क्या नाम है? तो ये क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्या नाम है इसका? नर्मदा। नर्मदा जो है डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो भारत में हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी पर, महानदी पर, कृष्णा पर, या फिर कावेरी पर? सही जवाब किसके साथ जाएगा? यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका महानदी, ऑप्शन बी, गोदावरी, सॉरी महानदी पर हीराकुंड बांध। कहाँ पर? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जो रेगुर मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी? सही जवाब किसके साथ जाएगा यहाँ पर? काली मिट्टी। काली मिट्टी की सर्वाधिक इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास। कौन सी? कपास फसल काली मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाती है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र का मुख्य रूप से कहाँ देखा जाता है? ठीक है, तो क्या इसका उत्तरी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, या फिर आपका एशिया के ऊपर?
ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आर्कटिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका सही जवाब किसके साथ जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी, और यहीं पर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो सबसे भारत का सबसे पुराना यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वह उत्तराखंड में है, लेकिन दुधवा यहाँ पर पूछा था, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, कई बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? बैरल द्वीप। तो बैरल द्वीप ये है कहाँ पर? तो लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, दमन और दीव में है, या फिर पौंडीचेरी में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दमन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सा है? फसलें कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं। कौन कौन सी? रबी, जायद और एक कौन सी होती है? जल्दी बताएं। यहाँ पर पूछा रबी फसल कौन सी है, तो क्या चावल है, बाजरा है, चना है, या फिर मक्का है? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? रबी का मतलब जो धूप वाली, सूर्य जहाँ पर जब तेज होता है तो उस समय कौन सी फसल काटी जाती है? सही जवाब इसमें चना। ठीक है, चना आपका रबी फसल हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका चावल है ये आपकी जायद हो जाएगी। ठीक है, चावल, मक्का, बाजरा ये सभी जायद में जाएंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है अपनी दिशा से अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? क्या पूर्व से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर? तो देखिए, जो पृथ्वी घूमती है वो अपने ध्रुव पर किस ओर से घूमती है? ठीक है, मान लो ये इसकी ध्रुव है, तो इस किसकी मतलब किधर से घूमेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? या फिर यहाँ पर पूछा है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब जाएगा आपका दक्षिण से पूर्व। दक्षिण से पूर्व घूमती है। ठीक है, दक्षिण से पूर्व मतलब ऐसे। ठीक है, दक्षिण से पूर्व मतलब ऐसे आपका घूमती है। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिएगा, जो आपकी पृथ्वी घूमती है वो जब अपने केंद्र पर घूमती है, अपने केंद्र पर घूमती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है। क्या? दिन और रात परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका दिन और रात का परिवर्तन किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। लेकिन ये सूर्य के परितः जब घूमती है, सूर्य के परितः घूमती है, इसको क्या कहते हैं? परिमणक जो है, परिमण काल। ये क्या होता है? इसमें वर्षा मतलब ऋतुओं का परिवर्तन होता है। किसका? ऋतुओं का। ठीक है, ऋतुओं का परिवर्तन। जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो वहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन। जब खुद के चारों ओर घूम मतलब खुद के चक्कर लगाएगी, घूर्णनगत के, घूर्णनगत कहलाती है वो, उसमें होता है दिन और रात का परिवर्तन। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू किन 2 देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू किन 2 देशों को अलग करता है? भारत पाकिस्तान को, भारत मालदीव को, भारत श्रीलंका को, या फिर भारत और म्यांमार को? तो देखिएगा, जब पाक जलडमरू, हमने इसको कई बार आपको बता रखा है, पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। कौन सा? रेड क्लिफ। ठीक है, अब आप बताएं भारत और मालदीव के बीच में कौन सी रेखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्या क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, या फिर वायुमंडल है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल कैसी परत है? सबसे ठंडी परत है। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है। अब आपको यह बताना है कि इसमें सबसे गर्म परत कौन सी है। देखिए, जितने क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं तो हम इसलिए पूछते हैं कि आपको कितनी जानकारी है। तो जो जानकारी आपको है तो नीचे कमेंट करें, नहीं पता है तो नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम पुटअप किया करें उसका जवाब आप जरूर दिया करिए। हम क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हो या ऑफलाइन पढ़ाते हो। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका हम टेस्ट ले रहे हैं। आपको बस इतना कि आपको जो जानकारी हो उस जानकारी को आप साझा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांभर झील किस राज्य में स्थित है? जो सांभर झील है ये किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है, या फिर आपका
आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? जो सांभर झील है ये सबसे खारे पानी की झील भी है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्पल अलग कर देता है खाली। क्या? हर बार यहाँ पर एग्जाम्पल वो अलग करके देता है, लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्या है? स्रोत यहाँ पर नहीं है। तो कोयला है इसमें, और पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या फिर सौर ऊर्जा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही जवाब किसके साथ जाएंगे आप? सौर ऊर्जा के साथ। ठीक है, सौर ऊर्जा यानी कि परंपरागत स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा। ठीक है, जबकि परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ये चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो दोबारा आप इनको खुद से बना नहीं पाएंगे, लेकिन सौर ऊर्जा को आप बना लेंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा को बना लेंगे, बल्कि जब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें खत्म होंगी तो इनको बना नहीं पाएंगे। परंपरागत स्रोत का मतलब यही होता है कि जिनका निर्माण आप दोबारा ना कर पाएँ। ठीक है, वो क्या परंपरागत स्रोत होते हैं? तो यहाँ पर पूछा था नहीं है, तो यानी कि सौर ऊर्जा। अब यहाँ से शुरू होता है भाग 3, यानी कि सिविक्स और पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान आपका है वह उसमें 11वीं अनुसूची जो है वो कह रहा किससे संबंधित है? नगर पालिका से, नगर पंचायत से, दल बदल कानून से, या फिर भाषाएं से? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस में है? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, अच्छा ये भाषाओं वाला अगर पूछे तो भाषाओं में 8 अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप ये बताएं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कुल बताना है आपको। ठीक है, कितनी? कुल जितने भी हो नीचे कमेंट करिएगा। हम क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में करवा चुके हैं, जो इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने करवाया था और बताया था आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि सभी को समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 24, या फिर 25 से 28? तो समानता का अधिकार जो है किस में, किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको यह बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका 14 से 18, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप तीनों को बताएंगे, इसमें से तीनों के बारे में कि इसमें से कौन कहाँ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? रिपीटेड क्वेश्चन कई बार का, हर बार नए नए क्वेश्चन रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बार पूछा था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या उपराष्ट्रपति दिलवाएगा, प्रधानमंत्री दिलवाएगा, लोकसभा अध्यक्ष दिलवाएगा, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वो जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, और इसकी नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है, और मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये इस्तीफा दे रहा हो तो किसको देगा? राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा? तो ये किसको देगा? ये उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। ये देखिए, ये दोनों अदला बदली खेलते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना सब जो है इस्तीफा देगा, लेकिन शपथ की बात आएगी तो ये दिलवाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो राष्ट्रपति होता है यही जो राज्य के उपराज्यपाल होते हैं, जो किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ, और जो ये राज्यपाल होता है, ये जो एक राज्यपाल होता है, राज्यपाल किसको शपथ दिलवाएगा? मुख्यमंत्री को। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो यह बात आई है लोकसभा की। तो लोकसभा का कार्यकाल हमेशा आप जानते हैं क्या 2 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर अनिश्चित? तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? हमेशा लोकसभा इलेक्शन आप कितने वर्ष में देखते हैं? कितने वर्षों में? हर 5 साल में होता है ना, तो समय भी उसका 5 साल ही होता है। टोटल कितने सीटों पर होता है? तो आपका 543 सीटों पर, कितना? 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में। ठीक है, और यही जो लोकसभा चुनाव होता है इसी में आपका
प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? तो जो आपके सांसद चुने जाते हैं किसी भी दल से सर्वाधिक, किसी भी दल के सर्वाधिक जो होंगे, सर्वाधिक सांसद, तो अपने बहुमत दल का एक नेता चुनते हैं, या कुछ दल मिलकर के अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं। कई सारे दल मिलकर के भी चुन सकते हैं, और मान लो कोई एक दल के ज़्यादा लोग ज़्यादा सांसद बन गए हों तो अपने दल से भी चुन लेगा, तो वही बनता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, समय बताएंगे आप, और लागू कब हुआ था। ठीक है। ये दो चीज़ें आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है। संविधान बनकर तैयार तो हो गया था लेकिन लागू कब हुआ और कितना समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? कितने अवधि के लिए होता है? तो सही जवाब जाएगा यहाँ पर राज्यसभा 5 वर्ष के लिए। ठीक है। राज्यसभा 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा, लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष, लोकसभा 5 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन यहाँ पर पूछा है कब लागू हुआ था। ठीक है। कब लागू हुआ था? आप पढ़ते हैं क्या है, राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE, सॉरी देखिएगा RTE आपको क्या पढ़ा जाता है? 2009 पढ़ा जाता है ना, RTE 2009, लेकिन 2009 में वो बनकर तैयार हुआ था बच्चा। ठीक है। 2009 में बनकर ये तैयार हुआ था। सारा प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ था? 2009 में। ठीक है। लेकिन लागू करने की बात आई है यहाँ पर, तो लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अच्छा, कहाँ पर लागू नहीं हुआ था ये? तो उस समय जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसलिए वहाँ पर लागू नहीं हो पाया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, लेकिन अभी की प्रेजेंट की बात करें तो ये पूरे भारत देश में लागू है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी अब लागू हो चुका है जब से उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके पूर्णतः भारत में शामिल कर दिया गया है, तब से वहाँ पर ये लागू हो चुका। तो लागू कब हुआ? आपका 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का स्वरूप कैसा है? तो भारत सरकार का समूह जो स्वरूप है वो कैसा है? अध्यात्मक है, संसदीय है, राजशाही है या फिर तानाशाही है? तो तानाशाही तो बिल्कुल नहीं है। तानाशाही तो क्या है? बिल्कुल नहीं है। राजशाही क्या है? राजशाही व्यवस्था चलती है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चलता है, ये तानाशाही कहाँ पे चलती है? तानाशाही आपका उत्तर कोरिया में चलती है, राजशाही आपका चीन में चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसी, यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है कैसी है? संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन होता है, जो भी पार्टी चुनाव जीतती है वो सरकार को चलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है संसदीय व्यवस्था है। ठीक है। तो याद रखिएगा संसदीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है संविधान से? अमेरिका से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ रूस से या फिर आपका कनाडा से? तो देखिए जो अभी रूस है, इससे पहले इसका पूरा नाम क्या था? यहाँ पर इसको पूर्व सोवियत संघ था। ठीक है। जैसे आपका यूक्रेन जब नहीं डिवाइड था तो इसका नाम था पूर्व सोवियत संघ, लेकिन अभी कुछ देश डिवाइड हो चुके हैं, जैसे भारत से पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है। ठीक है। बांग्लादेश डिवाइड हो चुका है, म्यांमार इत्यादि सब डिवाइड है, अफगानिस्तान डिवाइड है। तो पहले उसका भारत में ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन सभी अलग अलग हैं। ठीक है। तो वैसे ही पहले पूरा नाम इसका सोवियत संघ था। तो आपको ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से आपके लाए गए हैं, अपने संविधान में ऐड किए गए हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से जो है ये लिए गए हैं। कुल 9 देश हैं जहाँ से सर्वाधिक चीज़ें ली गई हैं, और अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है। अमेरिका से सर्वाधिक चीज़ें ली गई हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना कहाँ से लिया गया है? आपका ये आपका अमेरिका से लिया गया। अच्छा, आप ये बताएं कि नागरिकता कहाँ से ली गई है? नागरिकता कहाँ से ली गई है आप ये बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जो नगर निगम होता है उसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो
वो क्या मेयर होता है, नगर आयुक्त होता है, या पार्षद होता है, या फिर आपका होता है सरपंच। तो देखिए नगर निगम होता क्या यहाँ पर है, जो आपका नगर पालिका होती है, तो किसी ज़िले में जब 10 लाख से अधिक लोग होते हैं, जिस ज़िले में कितना 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, तो नगर पालिका वो नगर निगम में बदल जाती है। ठीक है, नगर निगम में बदल जाती है। जहाँ पर नगर निगम कहाँ पर होते हैं, जहाँ से 10 लाख से अधिक लोग हो। जैसे आपका आपका दिल्ली के कई बड़े राज्य हो गए। अगर आप यूपी में हैं तो यूपी में यानी कि इलाहाबाद हो गया आपका, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। जहाँ पर हाईटेक सिटी, जहाँ पर 10 लाख से लोग जिस जिले में ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर लगेगा नगर निगम। और नगर निगम का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है, वो नगर आयुक्त होता है। कौन सा? नगर आयुक्त होता है। इस जो पार्षद होते हैं वे वार्ड मेंबर होते हैं। और जो आपका सरपंच होता है, ये सरपंच ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन हुई होगी, कुछ लोग इसमें यहाँ पर मेयर के बारे में सोचे होंगे, मेयर ऑप्शन उनके दिमाग में मेयर आया होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी यानी कि जो प्रशासन की तरफ से बैठा हो वो होता है नगर आयुक्त। लेकिन जो चुनाव लड़कर आया हो, नगर निगम का अध्यक्ष कौन कहलाता है, तो मेयर या महापौर वो कहलाता है। ठीक है, जो जो आपका राजनीतिक होगा वो आपका मेयर या महापौर होगा। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक पूछा था ना, प्रशासनिक में आपका नगर आयुक्त आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्षद आपके वार्ड मेंबर होते हैं, सरपंच आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि जानकारी आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन है। तो किस में है ग्राम पंचायत का गठन, किस में है? अनुच्छेद 32, 40, 45 या आपका अनुच्छेद 51। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा, अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राथमिक विविध अधिकारी यानी कि प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है कानून मंत्री, दूसरा कह रहा है कि भारत का प्रमुख न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है आपका महान्यायवादी या महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, 42 का सही जवाब जाएगा आपका प्रथम विधि अधिकारी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो महान्यायवादी यानी कि आपका सॉरी, हाँ सही जा रहा है, महान्यायवादी जो होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होगा। कुछ लोग भारत का मुख्य न्यायाधीश की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन वो नहीं होगा। महान्यायवादी आपका फर्स्ट होगा यानी कि प्रथम विधि अधिकारी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या। ये तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि हमने अभी इसी वीडियो में बताया था, कुछ क्वेश्चन के पहले इसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो क्या 545, 550, 552 या 500। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये 550। लेकिन इलेक्शन कितने पे होता है, 543 पर। कितना, 543 पर इलेक्शन होता है। ठीक है, 7 सीटें इसमें रिजर्व जाती हैं। अधिकतम सीटें 550 हैं, लेकिन इलेक्शन कितने पे होता है, 543 पर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ 543 ऑप्शन नहीं था, इसलिए 550 आपको माना गया है। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना जो है उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। तो क्या पीएम पोषण योजना किया गया, अटल आहार योजना, या सर्व शिक्षा भोजन, या फिर आपका बाल शिक्षण मिशन। तो जो आपका मिड डे मील है उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है। सही जवाब जाएगा आपका पीएम पोषण आवास। देख रहे हो ना, इस समय जो जितने भी स्कूल थे 6 से 12 तक, या फिर जो भी थे, सभी स्कूल का नाम बदल कर पीएम विद्यालय कर दिया गया ना, पीएम विद्यालय कर दिया गया। सभी स्कूल के आगे अब देखते हैं पीएम विद्यालय, तो वहीं पर वैसे याद रखिएगा पीएम पोषण योजना, इसका नाम बदल दिया गया। अच्छा, आप ये बताएं मिड डे मील जो है ये शुरुआत किस राज्य से हुई थी। शुरुआत किस राज्य से हुई, तो तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई। कब, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है मिड डे मील का, तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों को रेगुलर स्कूल में लाना और पोषक तत्व यानी पोषक भोजन देना।
ठीक है, ये कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या होती है? तो क्या, अच्छा यहाँ पर देखिए पैडागोजी मुझे लगता है स्टार्ट हुई ना। हाँ 45 से, अब यहाँ से 45 44 के बाद से 45 से आपकी पैडागोजी स्टार्ट हो गई है। कहाँ से? ये पैडागोजी का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से पैडागोजी आपकी स्टार्ट हो रही है। 45 से 60 तक पैडागोजी जाएगी। तो यहाँ पर पैडागोजी सॉल्व करने से पहले, जैसे कि हम डेली आपको बताते हैं कि पैडागोजी सॉल्व करने से पहले आप एक बात पर ध्यान हमेशा देंगे कि बच्चा क्या है, बच्चा एक शिक्षक के लिए या एक टीचर के लिए भगवान है। उसको भी किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा जहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी के द्वारा सीखेगा, जहाँ जिस ऑप्शन में बच्चा इंक्लूड होगा, जहाँ पर बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो ऑप्शन हमेशा आपका सही हो जाएगा। अगर आपको सटीक क्वेश्चन का आंसर आपका सटीक नहीं है तो आप एनिमेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। एनिमेशन मेथड यह होता है कि क्वेश्चन को कट करना, जहाँ पर निगेटिव शब्दावलियाँ आई हो, पॉजिटिव और निगेटिव शब्दावलियाँ क्या हैं, चैनल पर अपलोड जाकर देख सकते हैं। जैसे केवल मात्र, रटन प्रणाली, अभ्यास, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन, ये सभी क्या हैं, निगेटिव टैग वर्ड हैं, ठीक है। तो जिसमें बच्चा खुद ज़्यादा क्रिएटिव हो, यानी खुद सीख रहा हो, खुद करके या अनुभव के द्वारा, तो हमेशा पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल मात्र ये कटा, अफवाहें फैलाना ये कटा आपका, ठीक है, और विज्ञापन से पैसा कमाना ये कटा। तो बचा क्या, निष्पक्ष जो है समाचार और सूचना प्रदान करना, निष्पक्ष समाचार और सूचना प्रदान करना। जो भारत की मीडियम तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी इसको मान के चलेंगे, निष्पक्ष समाचार और सूचना प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और आपसे ये पूछता है कि जो मीडिया है, मीडिया कौन सा स्तंभ है, मीडिया कौन सा स्तंभ है राजनीति, सॉरी आपका संविधान का? तो मीडिया चौथा स्तंभ है, ठीक है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अच्छा पैडागोजी यहाँ से स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया वहाँ पे पहले, ठीक है, कोई बात ना। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ग्लोब का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम कई बार बता रहे हैं, बार बार। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का, उसे जो ग्लोब होता है उसकी शिक्षा क्यों दी जाती है? कक्षा को सजाने के लिए। तो सजाने से कोई फ़ायदा होगा बच्चे का? नहीं। ये होता है पृथ्वी के आकार और महाद्वीपों की स्थिति का सही ढंग से पता लगाने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब बच्चे खेलने के लिए, दिन रात के लिए नीचे ऑप्शन डी है, तो दिन रात के लिए नहीं होगा, ना ही बच्चों के खेलने के लिए होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जिसमें बच्चा चिंतन करके जवाब दे, जिसके एक से अधिक आंसर हो, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, यानी कि अपसारी चिंतन जिनमें हो, ठीक है। तो वो किस में हो जाएगा, क्या हाँ नहीं वाले प्रश्न में? तो हाँ नहीं प्रश्न में कौन सा उसमें चिंतन करेगा बच्चा है, सीधा सही होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो खत्म। रिक्त स्थान वाले प्रश्न भरने के तो यानी कि रटी रटाई चीज़ों को उसमें भरना होता है। केवल परिभाषा देने वाले तो परिभाषा रटी रटाई हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, मुक्त अंत वाले यानी कि ओपन एंडेड, और विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी कि खुले अंत वाले, मुक्त अंत यानी कि खुले अंत वाले प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स या अपसारी चिंतन, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? तो इसमें बाल केंद्रित होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? तो बच्चे को बीच में बैठाना, तो बीच में बैठाना नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है बालक को बोलने की, जो बालक चीज़ें बता रहा है, अपने अनुभव बता रहा हो, उसका आप सम्मान करें और उसकी भाषा का सम्मान करें, ठीक है। बालक के अनुसार व्यवस्थाओं को बदलना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या इसमें छात्रों को व्यस्त रखना होता है? तो क्या सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मतलब क्या होगा, छात्रों को व्यस्त रखना? तो नहीं, इसमें होता है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने को बढ़ावा देना और सामाजिक कौशल विकसित करना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का यही मकसद होता है, यही हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। बच्चा करके सीखे यानी लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देना और सामाजिक कौशल जो है उसको विकसित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका निदानात्मक कौशल के बाद किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, इसके बाद क्या किया जाना चाहिए?
यानी अच्छा, निदान का मतलब होता क्या है, आप ये सोचिए, ये बताएं। जो निदानात्मक कौशल होता है उसमें क्या किया जाता है, तो बच्चा जो चीज़ें सीख रहा हो, सीखने में आ रही समस्याओं को, रुकावटों को पहचानना आपका निदान कहलाता है। और इसके बाद क्या किया जाना चाहिए, तो इसके बाद होता है उपचार। उपचार में समस्याओं को ख़त्म किया जाता है। तो निदान के बाद क्या हो जाएगा बेटा, समस्या समाधान, यानी कि समस्या को ख़त्म करना, यानी कि ऑप्शन बी पर अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता का सम्मान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो आपका विविधता है उसका सम्मान करने के लिए क्या करना चाहिए। केवल मिल गया यहाँ पर, केवल बहुसंख्यक संस्कृतियों की बात करें तो केवल आपका कट जाएगा। ठीक है। छात्रों के विविध पृष्ठभूमियों और अनुभवों को संसाधन के रूप में उपयोग करें, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विविधता को समस्या माने नहीं, विविधता को कभी समस्या नहीं मानना है, इस पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। विविधता को एक संसाधन के रूप में मानना है। ठीक है। विविधता जब भी आए तो उसमें उसको क्या किस रूप में मानना है, जो है संसाधन के रूप में। आपका हमेशा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्रोत विधि, यानी कि सोर्सेज मेथड का उपयोग इतिहास शिक्षण में क्यों किया जाता है। तो स्रोत विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या छात्रों को इतिहासकार बनाने के लिए। तो क्या इतिहास पढ़ने वाला बच्चा इतिहासकार बने जरूरी है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐतिहासिक तथ्यों को प्रामाणिक और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए सिखाना, तो हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। रटने के लिए नहीं, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र। एक लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता क्या है, तो क्या कड़ा अनुशासन। ठीक है। क्या कड़ा अनुशासन होगा, तो कड़ा अनुशासन बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब बिल्कुल आपका निगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षा का एकाधिकार होना नहीं, होनहार बच्चों पर ही ध्यान देना नहीं, भयमुक्त वातावरण बनाना और छात्रों को सक्रिय भागीदारी निभाना, यानी कि बिना डर के बच्चा सीखे और सक्रिय होकर सीखे। ठीक है। अपने अनुभव साझा करे, बच्चा बोले, तो लोकतांत्रिक शिक्षा का यह विशेषता होती है। नेक्स्ट टाइप का कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन और हर बार आने के चांसेस इससे रहती है। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसी शैक्षिक पक्ष का क्या अर्थ है। तो देखिए क्या अर्थ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केवल वाले हमेशा गलत होते हैं, तो यहाँ तो सीधा निकल कर रहा केवल केवल केवल, तो कट जा रहा है खेल, कला, संगीत, जीवन कौशल और अभिव्यक्तियाँ, यानी कि केवल वाले काटेंगे। ऑप्शन आपके सामने ऐसे निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन ना मिले तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का बेटा मतलब ये होता है कि शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो उसमें बच्चा जिसका परीक्षण होना है, जिसका टेस्ट होना है, जिसका मूल्यांकन होना है, वो खुद शामिल रहेगा, उसके साथीगण शामिल रहेंगे और टीचर खुद मूल्यांकन करेगा, यानी 3 लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कहानी, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कहानी कथन विधि का लाभ क्या है। तो जो कहानी कथन होता है उसका लाभ क्या होता है। ठीक है। तो क्या केवल मनोरंजन के लिए, तो केवल हमेशा कटता है, केवल मात्र सिर्फ ये रटन प्रणाली हमेशा कटती हैं। तो क्या इस समय की बर्बादी होती है आपका एसएसटी पढ़ाना, तो नहीं। केवल ये बड़े बच्चों के लिए है, तो नहीं। यह नीरस विषयों को रोचक बनाती है और कल्पनाशील शक्तियों का विकास करती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण किस प्रकार को अधिगम को बढ़ावा देती है। तो देखिए जब भी क्षेत्र भ्रमण आए तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर अनुभव और प्रत्यक्ष रूप से सिखाना होता है। यहाँ देखिए सैद्धांतिक अनुभव नहीं, अनुभवात्मक अधिगम, तो ये हो सकता है, लेकिन अभी नीचे हाँ यही होगा, सटीक आंसर यही होगा, क्योंकि रटकर सीखना निष्क्रिय अधिगम नहीं, अनुभवात्मक अधिगम होगा। यानी कि बच्चा जो बच्चे को आपने जो क्लास में पढ़ाया है उसको बाहर ले जाइए, उसको बाहर उसको वास्तविक रूप से उसको दिखाइए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों को अनुभव मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान बच्चों के मुख्य रूप से किसके लिए तैयार करता है। तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान होता है वो मुख्य रूप से एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए होता है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट निकल रहा है। केवल वाले ऐसे भी कर रहे हैं, राजनेता बनने के लिए आपका एसएसटी पढ़ाने जाता, एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में मानचित्र का प्रयोग करते समय सबसे पहले क्या समझाना चाहिए। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को कई बार लिया है। अगर बच्चे को मानचित्र पढ़ाना चाहते हैं, अब ठीक पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या बताएंगे, क्या आपको पैमाना उसको बताएंगे, क्या दिशा बताएंगे, क्या रंग बताएंगे, क्या सबसे पहले प्रतीक बताएंगे।
तो बच्चा पैमाना कैसे समझेगा? शुरुआत में बच्चा रंग कैसे जानेगा? ठीक है, बच्चा प्रतीक कैसे समझेगा? सबसे पहले उसको बताएंगे बेटा दिशा। क्या? दिशा यानी कि डायरेक्शन, यानी कि जब उसको ये कोई मैप हो, ये मान लो कोई मैप है, तो उसमें उत्तर दिशा में क्या है, मतलब दिशा पता हो कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा क्या, जैसे आपका उसको उत्तर दिशा, दक्षिण, और आपका ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो सबसे पहले दिशाएं उसको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है प्रतीक बताएंगे, रंग बताएंगे, उसके बाद फिर लास्ट में जाके आप पैमाना बताएंगे। ठीक है, और मानचित्र का प्रमुख घटक कौन सा होता है? दिशा दूरी और प्रतीक चिन्ह। दिशा दूरी और प्रतीक चिन्ह मानचित्र के प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जो सहकारी अधिगम होता है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होगी? तो हमने कई बार आपको बताया जो शिक्षक होगा वो सुगामी या मार्गदर्शक के रूप में होगा। सुगमकर्ता या मार्गदर्शक या सहगामी, जो भी ऑप्शन मिले आपको तो वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रक के रूप में नहीं, मुक्त दर्शक नहीं, न्यायाधीश की नहीं, सुगमकर्ता यानी कि टीचर का काम ये होता है कि एक ऐसा वातावरण बनाकर बच्चे को, तो जहाँ पर बच्चा खुद सीखे, करके सीखे, मतलब भयमुक्त वातावरण बनाना, एक ऐसा वातावरण जहाँ बच्चा अपने अनुभव साझा कर सके और करके सीख सके, तो ऐसा ऑप्शन आपको करना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए सुगमकर्ता आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है आपकी वीडियो का आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक से परे जाने वाले यानी कि गोइंग बॉइंग द टेक्स्ट बुक का अर्थ क्या है? पाठ्यपुस्तक से परे जाने का अर्थ क्या है? देखिए, अगर आपको ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो हमेशा आप निगेटिव वाले काटिए, पाठ्यपुस्तक निगेटिव वाला हमेशा काटो, आपका पॉजिटिव यानी कि सही उत्तर वैसे निकल आएगा। एनिमेशन मेथड लगा दो सीधा, जब आपको आंसर ना आए तो एनिमेशन मेथड का इस्तेमाल तुरंत करिए आप। तो एनिमेशन मेथड में आपको यहाँ पर था पाठ्यपुस्तक को ना पढ़ाना, तो बिना पाठ्यपुस्तक के आप जो है बच्चे को कैसे सिखाओगे? सिर्फ जो है अपना ज्ञान ही बाहरी ज्ञान से जोड़ के, तो सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, केवल अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ाना, तो केवल अतिरिक्त पुस्तक गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक को कठिन बनाना, तो ऐसा नहीं। देखिए, क्वेश्चन का भले अर्थ आप न समझे हों, क्वेश्चन का अर्थ भले आप न समझ पाए हों कि पाठ्यपुस्तक से परे जाने, लेकिन यहाँ पर आप आंसर जरूर निकाल पाए होंगे एनिमेशन मेथड के तहत। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को बाहरी दुनिया और छात्रों के जीवन को जोड़ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के टोटल सामाजिक विज्ञान के टोटल 60 प्रश्न। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न जो कि हमने आपको करवाए। अब आपने इसमें से सही कितने किए, सही विकल्प आपने कितने दिए, सही उत्तर आपने कितने दिए वो बताना होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये चीज़ आप ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आ रही, कमियां क्या लग रही तो आप कमियों के बारे में भी लिखिए कि क्या कमियां हैं, क्या हमारी गलतियां, तो हम आगे की वीडियो में उनको सुधारेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अन्य प्रैक्टिस सेशन में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।